बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो कि अभी हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो DDU यूनिवर्सिटी से हैं वह सभी अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन छात्र छात्राओं का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अगर उनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है तो उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे अब किस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, तो MGPRE यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर दोस्तों पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही संचालित होंगे, तो अपनी तैयारी आप इस क्वेश्चन पेपर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आंसर कमेंट सेशन में करते रहेंगे, और जितने भी DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं वह सभी अपना लास्ट में जब भी आंसर शीट आपकी कंप्लीट हो जाए, क्लास कंप्लीट हो जाए, तो आप ये ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे और आपका कितना सही है। ठीक है, तो दोस्तों NEP के अंतर्गत जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को हल करना। इस प्रश्न पत्र में दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQ मोड में, केवल 40 प्रश्न जो कि 60 नंबर के हैं। DDU यूनिवर्सिटी 2 चरण में आपका अपना पेपर कराती है, पार्ट A और पार्ट B, यानी खंड A और बा। खंड A में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग टाइप के 6 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। पार्ट B में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। चलिए इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पेपर आया है वो उसकी पेपर ID है 3014। बाकी आपका क्वेश्चन पेपर अलग भी हो सकता है पेपर कोड, लेकिन क्वेश्चंस आपके यही रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर शुड वेवलेंथ फॉर द मेटल इज, यानी किसी धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन दिया गया है 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धातु की देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो आएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। आप न्यूमेरिकल अगर पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पूछा गया था इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन डबट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? तो इसकी डी ब्रॉगली जो तरंग दैर्ध्य होगी दोस्तों वो आधी हो जाएगी, हेलेड हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दूसरे नंबर प्रश्न का। जिन्होंने A लगाया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था विच थ्योरी इज कन्फर्म्ड बाय द डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिवीजन जर्मर के प्रयोग के किस सिद्धांत की पुष्टि होती है? प्लांक थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी, न्यूटन थ्योरी या फिर डी ब्रॉगली थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो डी ब्रॉगली थ्योरी है, क्योंकि डिवीजन जर्मर के प्रयोग के किस सिद्धांत की पुष्टि होती है? तो डी ब्रॉगली थ्योरी की पुष्टि यहाँ पर होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था मैटर वेव्स आर, पदार्थ तरंगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैकेनिकल या फिर प्रोबेबिलिटी वेव या फिर आपका दिया गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो मैटर वेव्स होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं और ना ही यांत्रिकी तरंग होती हैं। यह होती है प्रोबेबिलिटी वेव, प्रायिकता, यानी कि इसके पाए जाने की संभावना होती है। ऑप्शन C यहाँ पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज। पदार्थ तरंगों का समूह वेग होता है। तो पदार्थ तरंगों का जब समूह वेग होता है दोस्तों वो होता है इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। क्या होता है? इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी होता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, छठवां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय। मैक्स बॉर्न के अनुसार प्रायिकता घनत्व दिया जाता है। तो मैक्स बॉर्न के अनुसार जो प्रायिकता घनत्व दिया जाता है तो वो दिया जाता है मॉड साई वेक्टर R डैश T mod स्क्वायर।
ठीक है, ये ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इसमें करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न पूछा गया था, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ ए वेव फंक्शन साई वेक्टर आर टी इज, यानी कि तरंग फलन साई आर टी के नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण की क्या शर्त है। तो इसकी जो शर्तें हैं, सामान्यीकरण की जो शर्तें हैं दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, द बाइसिंग करंट दैट गिवन बेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट, क्यू बिंदु को सर्वोत्तम स्थिरता प्रदान करने वाला बाइसिंग परपथ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वोत्तम, अगर ये पूछा जाता कि क्यू बिंदु को स्थिरता प्रदान करने वाला बाइसिंग, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होता, ठीक है। लेकिन सर्वोत्तम पूछा गया तो सर्वोत्तम पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग यहाँ पर आपका सही आंसर, विभव विभक्त बाइसिंग आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया था, इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, यदि ट्रांजिस्टर बाइसिंग का ऑपरेटिंग बिंदु सक्रिय क्षेत्र के मध्य में निर्धारित किया जाए तो क्या होगा, आउटपुट विकृति रह जाएगी, यानी कि द आउटपुट इज डिस्टॉर्शनलेस, या ऑपरेशन पॉइंट इज स्टेबल, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है द रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज इज स्मॉल, और ऑप्शन आपका डी दिया गया है द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड विल बी स्मॉल। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग बिंदु इसमें स्थिर हो जाता है, यानी कि द ऑपरेशन पॉइंट इज कांस्टेंट या फिर स्टेबल। अगर यहाँ पर कांस्टेंट लिखा होता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर स्टेबल लिखा है तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पूछा गया है, द डेसिबल गेन ऑफ ए कैस्केड एम्पलीफायर इज इक्वल टू बी, एक सोपानी प्रवर्धक का डेसिबल लाभ बराबर क्या होता है। तो एक सोपानी प्रवर्धक का डेसिबल लाभ जो बराबर होता है वह होता है प्रत्येक प्रवर्धक के लाभ के गुणनफल के बराबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका 10 नंबर प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है, इफ N1 एंड N2 आर द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लोडिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर इज, यानी कि यदि N1 और N2 क्रमशः कोर और क्लेडिंग के अपवर्तनांक हों तो उस फाइबर का जो संख्यात्मक अपर्चर है वो क्या होगा। तो इसका जो संख्यात्मक अपर्चर होगा वो होगा दोस्तों √N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कपलेट एम्पलीफायर इज, ट्रांसफार्मर युग्मत प्रवर्धक की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। तो इसकी जो अधिकतम क्षमता होती है वो कितनी होती है, 50% होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि पूछा गया था, ए कपलिंग कैपेसिटर इज यूज एंड एम्पलीफायर टू, एक प्रवर्धक में युग्मन संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो संधारित्र का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रोवाइडेड आइसोलेशन ऑफ डीसी बिटवीन एम्पलीफायर टू लोड। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका था दोस्तों, द पर्पस ऑफ यूजिंग हीट सिंक इन ए एम्पलीफायर टू, यानी कि पावर प्रवर्धक में ऊष्मा शोषक उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें ऊष्मा का जो प्रवर्धक में ऊष्मा शोषक का उपयोग करने का जो उद्देश्य दोस्तों वो होता है उपकरण से ऊष्मा को नष्ट करना, यानी कि डिसिपेटिव हीट फ्रॉम डिवाइस। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पूछा गया था, द यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर मेथड ऑफ बाइसिंग, वोल्टेज विभक्त विधि का उपयोग
बाइसिंग में किस प्रकार से किया जाता है? तो बाइसिंग में किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है लिमिट टू एसी इनपुट सिग्नल गोइंग टू इनटू बेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आधार में जाने वाली एसी इनपुट को सीमित करता है वोल्टेज विभक्त। ओके, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था फॉर ए ऑपरेशन ऑफ ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजीटी, ठीक है, एज ए एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इज, यानी एक ध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में करने के लिए ट्रांजिस्टर संचालित होता है। तो ट्रांजिस्टर किसके रूप में? सक्रिय क्षेत्र के रूप में, यानी एक्टिव रीजन, एक्टिव मोड के रूप में ये संचालित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, फॉर ए ऑपरेशन ऑफ ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन एक्टिव मोड। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट, यानी एक एम्पलीफायर यानी मूल एक प्रवर्धक परिवर्तित करता है। एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट, तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या कन्वर्ट करता है? डीसी एनर्जी इनटू एसी एनर्जी इन द लोड एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो एम्पलीफायर है वो बेसिकली क्या करता है? वो कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी। ओके, एम्पलीफायर कॉल्ड एम्पलीफायर। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था इन द क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट, यानी कि क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट क्या है? तो क्लास बी में, बी प्रवर्धक में, यानी कि इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट कंसिस्ट ऑफ ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि पूछा गया है इन एन एम्पलीफायर ए नेगेटिव फीडबैक, यानी कि एक प्रवर्धक में एक नकारात्मक पक्ष पुनर्भरण है, इंक्रीजेस टू वोल्टेज गेन, या फिर डज नॉट अलर्ट वोल्टेज, या ऑप्शन सी कह रहा है डिक्रीजेस टू वोल्टेज, डी है कन्वर्ट टू एम्पलीफायर। तो दोस्तों इन एन एम्पलीफायर ए नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द वोल्टेज गेन, क्या हो जाएगा इसमें? इंक्रीजेस द वोल्टेज गेन। ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पूछा गया है इन ए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर द फेज शिफ्ट बिटवीन द फीडबैक वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। एक नकारात्मक पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि एक नकारात्मक पक्ष पूर्णभरण प्रवर्धक में फीडबैक वोल्टेज एवं इनपुट वोल्टेज के मध्य का कालांतर होता है। तो इसके मध्य का जो कालांतर होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पूछा गया है पावर एम्पलीफायर जनरली यूज ट्रांसफार्मर कपलिंग बिकॉज ऑफ, पावर प्रवर्धक में ट्रांसफार्मर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। तो पावर प्रवर्धक में दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है वो प्रतिबाधा मिलान के लिए किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 3000, द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर फॉर नेगेटिव फीडबैक विथ बीटा इक्वल टू 0.01 इज। ठीक है, अब इसमें आपको ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है और न्यूमेरिकल में कैसे आपको लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मान लेंगे ए बी इक्वल टू 300, ठीक है, ये हो जाएगा 300 और एम बी इक्वल टू हो जाएगा 0 पॉइंट बीटा इक्वल टू 0.01। अब क्या करेंगे? नेगेटिव गेन विथ इंक्रीजिड फीडबैक क्या होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी एफ इक्वल टू ए बी अपान 1 प्लस ए बी एम बी हो जाएगा। तो अब इसका मान रख देते हैं किसका? ए बी अपान 1 प्लस ए बी और एम बी का मान हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना था? 3000 और अब बचा 1 प्लस ए बी एम बी, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3000 प्लस एम बी का मान कितना दिया गया है? 0.01। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3000 अपान 31। 31 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा?
31 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 96.77 निकल के आएगा इसका मान। आप कर लीजिएगा 3000 भागे 31। ओके, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पर 96.77 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, एन ऑसिलेटर एम्प्लॉय ए फीडबैक विच इज, यानी कि एक दोलित्र में पश्च पुनर्भरण उपयोग होता है धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन ऑसिलेटर एम्प्लॉय ए फीडबैक विथ विच इज पॉजिटिव। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है, इन ए कॉलपिट ऑसिलेटर दियर इज ए, एक कॉलपिट्स दोलित्र में होता है इंडक्टिव फीडबैक, टाइपेड कैपेसिटेंस, नो टर्न एलसी सर्किट या नो फीडबैक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइपेड कैपेसिटेंस इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। एक कॉलपिट्स दोलित्र में क्या होता है, टाइपेड कैपेसिटेंस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर अभी हमारे नए हैं अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द नंबर ऑफ आरसी सेक्शंस यूज इज, एक फेजिस्ट ऑसिलेटर में प्रयुक्त आरसी सेक्शन की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आरसी सेक्शन की जो संख्या होती है दोस्तों वो 3 होती है, 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, यहाँ पर है हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज इन, हार्टले ऑसिलेटर का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो हार्टले ऑसिलेटर का यूज सामान्यतः किया जाता है रेडियो रिसीवर के रूप में, रेडियो रिसीवर के रूप में हार्टले ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर गाइड लाइट वेव वाई, प्रकाशीय फाइबर में प्रकाश तरंगें मार्गदर्शित क्या करती हैं। तो प्रकाशीय फाइबर में प्रकाश तरंगें जो मार्गदर्शन करती हैं वो तरंग के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा होती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि पूछा गया था, विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलियन रूपांतरण के अंतर्गत कौन सी राशि अपरिवर्तनीय है। तो इसमें कौन सी राशि अपरिवर्तनीय है दोस्तों, इसमें आपका एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो अपरिवर्तनीय होगा। ऑप्शन नंबर सी त्वरण आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट अंडर, भौतिकी के मूलभूत नियम किसके अंतर्गत अपरिवर्तनीय हैं। तो दोस्तों ये अपरिवर्तनीय हैं इनर्शियल फ्रेम्स के, जड़त्वीय फ्रेम्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, बी नंबर आपका। ठीक है, भौतिक के मूलभूत नियम किसके अंतर्गत अपरिवर्तनीय हैं, इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द टर्म ऑफ रिलेटिविस्टिक रेफर टू इफेक्ट दैट आर, शब्द सापेक्षिक उन प्रभावों की ओर इंगित करता है जब क्या होता है, ऑब्जर्व व्हेन स्पीड आर क्लोजर द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि चाल प्रकाश के चाल के समीप होती है। द टर्म ऑफ रिलेटिविस्टिक रेफर टू इफेक्ट दैट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन स्पीड आर क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, इन 4 डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस टाइम इन द टाइम कोऑर्डिनेट इज, दिक् काल के 4 विमीय विवरण के अंतर्गत समय का निर्देश अक्ष होगा। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है पैरेलल टू स्पेसलेटिक या परपेंडिकुलर टू ऑल स्पेस या फिर जीरो या फिर नन ऑफ एबव। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर बी होगा, समस्त दिक् अक्षों के लंबवत होता है परपेंडिकुलर टू ऑल स्पेस एक्सिस। बट थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपका ऑप्शन बी ही होना चाहिए, अब बाकी डिपेंड है आपकी यूनिवर्सिटी पर कि वह क्या मानती है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन, लॉरेंटेज रूपांतरित गैलियन रूपांतरण में परिवर्तित हो जाता है जब
स्पीड ऑफ लाइट एज्यूम जीरो, यानी प्रकाश की चाल जब शून्य मान ली जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए मीन्स ऑफ 2 × 10⁻⁸ सेकेंड while moving of speed of 0.8 सेकेंड इट्स लाइफ टाइम इज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, सही जवाब आएगा इसका दोस्तों 33 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, न्यूमेरिकल है 3.3 × 10⁻⁸ सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 0.5 सेकेंड टू एन ऑब्जर्व एड्रेस रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, यानी 1 मीटर लंबी वस्तु 0.5 सी की चाल से गति कर रही है, ऐसे एक प्रेक्षक की वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था में है के संदर्भ में वस्तु की लंबाई क्या होगी? तो वस्तु की लंबाई जो होगी दोस्तों वो 1 मीटर होगी। क्या आएगी? इसका 1 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है 34 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, क्लॉक इन मूविंग फ्रेम कंपेयर टू द आइडेंटिकल क्लॉक इन द स्टेशनरी फ्रेम अपेयर टू रन। गतिशील फ्रेम में घड़ियाँ स्थिर फ्रेम में समान घड़ियों की तुलना में चलती हुई दिखाई देती हैं। फास्टर एट द सेम रेस्ट, स्लोअर या बैकवर्ड इन द टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि धीमी, स्लोअर आपको दिखेंगे। गतिशील फ्रेम में जो घड़ियाँ होती हैं वो स्थिर फ्रेम के समान घड़ियों की तुलना में धीमी चलती हुई दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 था जो कि पूछा गया था, इफ़ एन ऑब्जेक्ट अपार्चेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास, यदि कोई वस्तु की गति प्रकाश के चाल तक पहुंचती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान दोस्तों क्या हो जाएगा? अनंत की तरफ बढ़ेगा, टेंस टू इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए मास लेस पार्टिकल, एक द्रव्यमान रहित कण है, एक द्रव्यमान रहित कण कैन ट्रेवल विथ एनी स्पीड। ऑप्शन बी कह रहा है ऑलवेज ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, और ऑप्शन सी है इज ऑलवेज स्टेशनरी और डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ए मास लेस पार्टिकल कैन ट्रेवल विथ एनी स्पीड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है 37 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी वाज प्रपोज बाई। कृष्णिका के विकिरण की क्वांटम प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये प्रस्तावित किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये प्लांक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है 38 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना विकिरण के कणीय प्रकृति का समर्थन करती है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनमें से दोस्तों यानी फोटो इलेक्ट्रिक की जो घटना है वो विकिरण के कणीय प्रकृति का समर्थन करती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए कंपटन फोटॉन इज ट्विस्ट द कंपटन वेवलेंथ, व्हाट इज द एंगल ऑफ द स्क्रेटिंग। कंपटन फोटॉन के तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कंपटन तरंग दैर्ध्य का दुगुना है, प्राकिरण का कोण इसमें क्या होगा? तो प्राकिरण का जो इसमें कोण होगा दोस्तों वो होगा 180 डिग्री। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कुल मिलाकर के 40 प्रश्न पूछे गए थे और इस 40 प्रश्नों का मैंने आंसर आपको बता दिया है। किसी भी अगर प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है दोस्तों एक आध दो प्रश्न के आंसर आपको अब मैचिंग ना मिले, क्योंकि कुछ ऐसे पूरक प्रश्न भी हो जाते हैं। पूरक प्रश्न के कारण दोस्तों उसका एग्जैक्ट आंसर मिल पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि पूरक प्रश्न इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप सब पूर्णांक को प्राप्त ना कर पाएँ। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 प्रश्न पूरक प्रश्न इसमें होते हैं जिनका आंसर यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड होता है। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बंधु अभी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करिए दोस्तों। और जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर हो जाए आप सब हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर क्वेश्चन पेपर भेज दिया करिए, ताकि उसकी एग्जैक्ट यानी कि जल्द से जल्द आंसर की आप सबको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा इसी प्रकार हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।